ओके, तो हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया एल, पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया सी, हमने पढ़ लिया एल हमारा हो गया, हमारा सी हो गया, हमारा आर हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा सी आर सर्किट हो गया, उसके बाद हमारा एल सी आर सर्किट हो गया। ठीक, फिर हमने क्या पढ़ लिया, रेजोनेंस कंडीशन पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, रेजोनेंस कंडीशन पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, फिर हमारा हो गया आपका हाँ क्यू फैक्टर शार्पनेस, क्यू फैक्टर शार्पनेस हो गया। ठीक, ये टॉपिक हमारे हो गए हैं। अब बच रहा क्या, छोटे टॉपिक बच रहा है, छोटे छोटे टॉपिक, ये भी हम फटाफट कंप्लीट कर ले रहे हैं। चलिए जल्दी से ये भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट, कि आपका एसी सर्किट में पावर कितनी होती है, आपका एसी सर्किट में पावर कितनी होती है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए देखिए पावर क्या होता है। अगेन रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है वही क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ठीक, आज आप लिखते हो इस तरीके से, जब आप लिखते हैं इस तरीके से एफ साइन इज इक्वल टू एफ साइन नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये क्या होता है, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट होता है। ठीक, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट ये होता है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ओके, ठीक, आपने कहा ईएमएफ भैया साहब ये होता है, इसमें इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ये होता है, आई ये होता है, इसमें इंस्टेंटेनियस आई ये होता है। इसको जो पी आएगा वो आएगा एप्सिलॉन इनटू सिर्फ आई आएगा पावर। ठीक, फेज क्या, फेज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। फेज क्या होता है, एंगल होता है बिटवीन वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच का अलग अलग एंगल होता है। देखिए इस तरीके से कि आप इंस्टेंटेनियस, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए डिफरेंस याद रखिएगा, नॉट मत लगा दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस बोला है, ये तो नॉट नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला वैल्यू आएगी, ये वाली, नॉट मत लगा दीजिएगा। ठीक, अब जो है आप इसके जहां ये पुट खोलोगे, इसके जहां पे ये खोलोगे, ठीक, इस तरीके तो आपका फाइनल जो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, फाइनल आंसर याद रखिएगा ये आएगा। तो फाइनल आंसर आपका आएगा ये आएगा, कहाँ गया ये रहा, इस तरीके से, ये इस तरीके से पी एवरेज। एवरेज मतलब ये पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना, एक पूरा कंप्लीट साइकिल सर्किट में कितनी एनर्जी आपका पावर डिसिपेट या पावर कंज्यूम हुई है। तो क्या जाएगा, जब पी एवरेज आएगा, पी एवरेज सिर्फ सिंपल पी क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज इंटू करंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। पी एवरेज क्या आएगा, ये जगह एप्सिलॉन आरएमएस, एप्सिलॉन आरएमएस, और एक हो जाएगा आई आरएमएस, आई, और क्या हो जाएगा कॉस फाई, क्या हो जाएगा कॉस फाई हो जाएगा। ठीक, इस कॉस फाई क्या और क्या आता है, कॉस फाई यहाँ क्या पे आता है, आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड आता है। ठीक, दो फॉर्मूले हो गए, दो फॉर्मूले हो गए। आपको पता है, आपको पता है आपको पता है कि आपका जो आरएमएस होता है वो होता है अपॉन रूट टू, आईएमएस क्या होता है, ये होता है आई नॉट अपॉन रूट टू। ठीक, तो आप इन दोनों की जगह ये भी लिख सकते हैं, आप इन दोनों की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। खोलिए, बस फार्मूले से क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बस फार्मूले बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, ढेर सारे हैं, बस ये है दिक्कत, ये है कि ढेर सारे हैं, करते चलेंगे धीरे धीरे, तैयार रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये तीन फार्मूले किसके हो गए, पावर के हो गए। ठीक, और क्या, कौन सा पावर, कि आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो किस रेट से कंज्यूम हो रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इस तरह केसेस हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। हमने फार्मूला क्या है हमारे पास, ये है फार्मूला, फार्मूला हमारे पास ये है कॉस फाई, क्या है कॉस फाई,
cos फाई। ठीक, फाई क्या था? एंगल था। एंगल क्या? फेज एंगल। फेज एंगल किसके बीच का? फेज एंगल आई के बीच का और आपके एप्सिलॉन के बीच का, एप्सिलॉन के बीच का। आपको पता है, आपको बताया मैंने कि जब रेजिस्टिव सर्किट होता है, प्योरली रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, तो दोनों का फेज एंगल दोनों का सेम ही होता है। ये क्या? दोनों का सेम ही होता है, दोनों पैरेलल में होते हैं। ठीक, एंगल यहाँ पे कितना? 0 होता है। एंगल कितना होता है? प्योरली सर्किट में क्या हो जाता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में 0 होता है। 0 जगह पुट करेंगे cos की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कहाँ गया ये? अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो 0 cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। तो आपका आंसर ये आएगा, आपका आंसर ये आए, कहाँ गया? इस तरीके से ये आया। अब देखिए, अब आपको पता है, आपको पता है आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस होता है आपका क्या? एप्सिलॉन आर एम एस अपॉन आर होता है। इस वैल्यू को फिर से आप आई की पुट करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर बन जाएगा, और आर तो है ही आपका। देखिए, इस वैल्यू को आप यहां पुट करो तो क्या? ये तो पहले से ही है एक, ये तो पहले से ही इसके यहाँ पे क्या रहता है? ये रख सकता हूं, तो मैंने इसको रख दिया, मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर बन जाएगा, आर बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से। अब आ रहा है क्या? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था क्या? करंट जो है पीछे चलता है, इंडक्टिव में करंट क्या पीछे चलता है और वोल्टेज आगे चलता है। वोल्टेज लीड्स बाय 90 डिग्री। cos फाई फेज एंगल कितना हो जाएगा? फेज एंगल यहाँ पे, फेज एंगल प्योरली इंडक्टिव में कितना होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री किसमें होता है आपका फेज एंगल? प्योरली इंडक्टिव में। ठीक, और आपको पता है cos 90 कितना हो जाता है? cos 90 कितना हो जाएगा? 0। cos 90 आपका 0 होता है। क्या होता है आपका? 0 होता है। ठीक, चलिए, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? पूरी वैल्यू 0 हो गई। यानी कि जो पावर एवरेज है, जो पावर कंज्यूम्ड है पूरे इंडक्टिव सर्किट में, एक कंप्लीट साइकिल में क्या 0 होती है। याद रखिएगा, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर प्योरली इंडक्टिव में जो पावर कंज्यूम होती है, डिसिपेट होती है, वो 0 होती है। कंज्यूम जो होती है 0 होती है। ठीक, अगेन कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ, उसमें सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ हो। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी आपका क्या, आपको पता है कि करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। करंट आगे रहता है कैपेसिटर में और वोल्टेज पीछे है। कितने से? 90 से आगे चलता है। 90 से आगे चलता, तो 90 पुट करेंगे, 90 पुट करेंगे। ठीक, ये देखो वोल्टेज के टर्म में निकालना है। वोल्टेज पीछे चल रहा है, तो इसको लिखा है इन्होंने इस तरह से, ऐसे लिखा हुआ, तो -90 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है ना, इस तरीके से। ठीक, इसलिए माइनस लिया है, इसलिए माइनस लिया है। इस बात का याद रखिएगा, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है। ठीक, जनरली हम ऐसे लेते हैं, जनरली हम ऐसे लेते हैं, ऐसे एंगल को, ये उल्टा चल रहा है तो क्या -90 लिया है। ठीक, cos 90 अगेन cos 90 क्या होता है? 0 हो जाएगा। cos 90 0 हो गया। अगेन इस केस में भी क्या हो जाएगा कि आपका जब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो पावर, एवरेज पावर आएगी, वो क्या आएगी? 0 आएगी। ठीक, चलिए, अब कहता है एलसीआर सर्किट। क्या आता है आपका? एलसीआर सर्किट। इसमें क्या होता है? फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट, फॉर ए सीरीज एलसीआर सर्किट, जो पी एवरेज आता है, पी एवरेज वो बराबर किसके बराबर? इस तरह के बराबर आता है। पी एवरेज इज इक्वल टू एप्सिलॉन आरएमएस आई आरएमएस इनटू cos फाई अगेन tan थीटा। यहां से देखिए आएगा एलसीआर सर्किट में। एलसीआर सर्किट में देखिए एक बात और याद रखिएगा, एलसीआर सर्किट में एक बात और याद रखिएगा। वहां पे मैंने आपको दिखाया था क्या? और मैंने आपको दिखाया था एक ट्रायंगल दिखाया था। क्या दिखाया था? ट्रायंगल। ये लिख लिया आपने? पहले इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। हो गया? देखिए, देखिए देखिए आपका इस तरह ट्रायंगल था। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे फाई था, यहाँ पे जेड था, यहाँ पे आर था, और यहाँ पे आपका एक्सएल माइनस एक्सी था। अगर ऐसे अप्लाई करूँ ट्रायंगल में, इम्बेडेड ट्रायंगल हमने बोला था इसको एलसीआर सर्किट में। ठीक,
तो क्या हमें पता होता है कि क्या होता है इम्पीडेंस ट्रायंगल में? tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बेसिकली आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल परपेंडिकुलर क्या है? ये बेस ये है, तो क्या हो गया tan थीटा यहाँ पे? tan थीटा आ गया आपका परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है? आर है, यहाँ पे आर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आ गया हमारे पास है। ठीक, इसको सिर्फ एंगल चाहिए तो tan उधर जाएगा। देखिए tan यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन tan लिखूं या tan इनवर्स लिखूं, बात वही पड़ती है। इसे लिखते हैं tan इनवर्स लिखते हैं, जब भी कोई एंगल उधर जाता है इनवर्स हो जाता है। ठीक, एक्सएल माइनस एक्स अपॉन ये आ गया आपका क्या है, ये आ गया इस तरीके से। ठीक, ये आ गया आपका। ठीक, चौथा क्या है? पावर डिसिपेटेड, कि एलसीआर सर्किट में कितनी पावर डिसिपेट मतलब निकल रही है। डिसिपेट मतलब क्या होता है? निकलना, लूज होना। ठीक, ठीक, कितना वो निकल रही है। तो ये क्या हो जाएगा? हमें पता है रेजोनेंस बोला है, आपको पता है रेजोनेंस में क्या होता है? एक्सएल बराबर एक्ससी होता है रेजोनेंस में, एक्सएल बराबर एक्ससी होता है रेजोनेंस में, और फाई कितना होता है? 0 हो जाता है। फाई कितना होता है रेजोनेंस में? 0 हो जाता है, याद रखिएगा। रेजोनेंस में भी फाई कितना हो जाता है? 0। फेज एंगल क्या 0 हो जाता है, तो cos फाई कितना है? cos फाई 1 हो जाएगा। अगेन cos फाई जब आप जहाँ पे आप cos 1 रखोगे तो फिर से आपको सेम केस मिलेगा, प्योरली रेजिस्टिव वाला। आपको बता भी चुका हूं आपको मैं कि एलसीआर सर्किट रेजोनेंस कंडीशन पे प्योरली रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता, तो आपको सेम रेजोनेंस में करवाओगे जब एलसीआर को, तो आपका फिर से आपको सेम यही मिलेगा, फिर से आपको सेम यही मिले, रेजिस्टेंस वाला केस मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब आ रहा है क्या? पावर फैक्टर। क्या आ रहा है? पावर फैक्टर। ये क्या होता है भैया? देखिए, द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाय दिस। हमने कहा भैया चलो ठीक है, एवरेज पावर जो होता है वो यहां से आता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मामला तो बताइए आपको। बट जो आपके जो प्रोडक्ट है इसका एक्साइज आई इज दिस इनटू आई, ये एक्चुअल पावर नहीं दिखाता है, एक्चुअल पावर इज नहीं दिखाता। ये अपरेंट मतलब क्या होता है? अपीयर होना। अपरेंट जो वर्ड आया है वो वर्ड आया इंग्लिश का अपीयर होना, मतलब क्या? दिखना। दिख ऐसा रहा बट एक्चुअल में हो नहीं रहा है। दिख कुछ रहा है कुछ और, दिख कुछ रहा है कुछ और। ठीक, उसको बोलते हैं अपरेंट पावर, एक्चुअल नहीं है वो। तो एक्चुअल है कितना फिर? द एक्चुअल या ट्रू पावर मे बी गिवन बाय मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर cos फाई। ठीक, cos फाई मल्टीप्लाई यहाँ पे इसीलिए किया गया है ताकि वो आपका आ जाए, ताकि वो आपका आ जाए। क्या ये इट्स कॉल्ड पावर फैक्टर। क्या? पावर फैक्टर। तो याद रखिए cos फाई यहाँ पे क्या है? cos फाई का पावर फैक्टर है। यहाँ पे क्या है? ये पावर फैक्टर है, ताकि जो एक्चुअल नहीं है उसको एक्चुअल दिखाने के लिए पावर फैक्टर। ठीक, चलिए, ट्रू वैल्यू इक्वल टू अपरेंट इनटू पावर फैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। 10 The power factor may be defined as ratio of true power to apparent power in an AC circuit. Ratio of true upon apparent. Ratio of true upon apparent. ठीक, हो जाएगा क्या? हो जाएगा आपका पावर फैक्टर। ठीक, इट्स वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक, अगेन देखिए एलसीआर सर्किट में क्या हो जाएगा? अगेन बताइए, ये क्या था आपका? एलसीआर सर्किट में था। अगर यहाँ पे cos फाई अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं मैं? cos फाई अप्लाई करूं, कितना है cos फाई? cos क्या होता है? cos होता है क्या आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ये है, हाइपोटेनस ये, r अपॉन z। बेस अपॉन हाइपोटेनस, r अपॉन z, r अपॉन z आ रहा है। देखिए, ठीक, cos फाई क्या हो जाएगा? r अपॉन z, r अपॉन z। क्या भाई? z क्या था आपका? z आपका इफेक्टिव इम्पीडेंस। तो क्या होता है इम्पीडेंस एलसीआर में? r स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, ये क्या है? यही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है।
एक्सएल क्या होता है? एक्सएल तो ओमेगा एल, और एक्सी क्या होता है? इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको तो पीछे आपने देख ही रखा है, लिख ही देता हूँ, दोबारा मैं लिख रहा हूँ। ठीक, एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक, होता है प्योरली इंडक्टिव कैपेसिटी में एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो अब cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 का होता है 0 हो जाता है। cos 90 का हो जाएगा पावर फैक्टर क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी एक हमारा क्वेश्चन आ सकता है। हमने कहा जो पावर फैक्टर जो कितना होता है? cos 5 होता है, cos 5 होता है। आपका प्योरली इंडक्टिव में फाई कितना होता है? 90 होता है। ठीक, कैपेसिटिव में क्या होता है? माइनस 90 होता है, प्लस 90, माइनस 90, बात वही पड़ी, नेगेटिव बाहर निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। एक में 90 होता है कि माइनस 90 होता है, उल्टा बस लेते हैं साइन। दोनों केस में cos क्या? दोनों में cos 0 हो जाए। cos 0 मतलब क्या? पावर फैक्टर 0। दोनों केस में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। ठीक, यानी यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू कहाँ मिल रही है? प्योरली 0 बहुत मिनिमम है, 0 से नीचे क्या ही जाएंगे, माइनस में तो आएगी नहीं वैल्यू। ठीक, तो आपका जो पावर फैक्टर है वो मिनिमम किस में आ रहा है? प्योरली इंडक्टिव में और प्योरली कैपेसिटिव में आ रहा है। प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव में आ रहा है क्या? 0 वैल्यू। अब मैक्सिमम किस में आ रहा है? या cos 0 किस में आ रहा है? 0 मतलब क्या? फाई 0 आ रहा है। फाई 0 मतलब क्या? पैरेलल में किस में होता है? रेजिस्टेंस वाले में। किस में? रेजिस्टेंस वाले में होता है। तो हमें cos 0 क्या होता है? 1 होता है। cos 0 क्या होता है? 1 हो जाता है। देखिए इस तरीके से। इसमें क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू बोल भी रखा है इन्होंने। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू इन्होंने बोल रखा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आपका वॉटलेस करंट क्या है? आपका वॉटलेस करंट ये क्या होता है? देखिए, द करंट इन AC circuit is said to be wattless if the average power consumed in a circuit is 0. The current in AC circuit is said to be wattless if the average power consumed in the circuit is 0. Is consumed in the circuit is 0. A current in an AC circuit is said to be wattless if average power। अच्छा, हमने यहाँ करंट किसी सर्किट में जाएगा तो कुछ ना कुछ पावर कंज्यूम करेगा। तो ऐसा करंट जो कोई भी पावर कंज्यूम ही ना करे, कोई पावर कंज्यूम ही ना करे, 0 बोलते हैं। ये नाम आपको पता है। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। अब वो घर में जाते नहीं है आप शॉप पे, इतने वॉट का बल्ब दे दो, इतने वॉट का फैन दे दो। ठीक, तो क्या होती है? वॉट होती है। नाम से लग रहा वॉटलेस, वॉट है ही नहीं। वॉट मतलब है ही नहीं, मतलब क्या? पावर है ही नहीं। ऐसा करंट इसमें कोई पावर लगी नहीं रही है तो क्या बोलेंगे? वॉटलेस करंट बोलेंगे। ठीक, हमने कहा ये हमारा फॉर्मूला होता है पावर का। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखिए मैंने आपको बताया था, जब कोई भी आपका वो होता है क्या होता है? वेक्टर। इस तरीके से मान लो आई वेक्टर है। ठीक, इसके दो कॉम्पोनेंट बनता है, एक साइन बनता है, एक कॉस बनता है। साइन बनता है और कॉस बनता है। तो ये क्या हो जाएगा? जो एंगल के साथ आता है वो क्या आता है? कॉस वाला आता है, और जो इस पे आता है वो होता है साइन वाला। वो क्या होता है? साइन वाला। ठीक, एंगल के साथ वाला है वो क्या? कॉस आ गया। एंगल बिना सामने वाला जो क्या वो साइन आ गया। ठीक, आई है तो यहाँ पे आई आ जाएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे कौन आई RMS है तो स्प्लिट होगा, तो ये बन गया साइन थीटा, ये बन गया कॉस थीटा। ठीक, ये होते हैं क्या? किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पढ़ा चुका हूँ आपको मैं ये। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा बन, साइन फाई और कॉस फाई बन गया। द फेज एंगल बिटवीन फाई बिटवीन ये आपका क्या? IRMS और ये RMS। IRMS और साइन RMS के बीच का जो एंगल वो क्या है? फाई है। ठीक, देखिए दो कंपोनेंट बन रहे हैं, कॉस थीटा बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है। देखिए दो कंपोनेंट का, पहले कंपोनेंट की बात करें, पहले कंपोनेंट की कॉस थीटा वाले, कॉस फाई वाले की cos phi along RMS as phase angle क्या है? cos phi is 0, phase angle between RMS and phase angle between this and is 0। कहाँ गया? ये रहा। देखिए अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये दोनों ये भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है, cos वाला भी इसी डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में। एंगल यहाँ पे कितना हो गया? एंगल यहाँ पे 0 हो गया। ये पैरेलल में जा रहा है, दोनों पैरेलल में जा रहा है तो क्या 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला? 0। क्या है ये? 0 है। फेज एंगल भी क्या है? 0 है। फेज एंगल 0 रखिए, फेज एंगल आप 0 रखिए। कहाँ गया? ये वाला। ठीक है, ध्यान देखिएगा, फिर से इसको आप समझ नहीं पाओगे, मैं फिर से लिख देता हूँ आपको।
हमारा फॉर्मूला जो था ये था, फॉर्मूला हमारे पास, फॉर्मूला जो था हमारे पास ये था, P इज इक्वल टू आई, P इज इक्वल टू P एवरेज इज इक्वल टू RMS, I RMS cos फाई। लेकिन अब इसकी जहां पे कौन आ रहा है, अब इसकी जहां पे पूरा ये आ रहा है, पूरा ये आ रहा है, इसको अब यहां पुट कीजिए, यानी कि जो बन रहा है मेरे पास आई के यहाँ पूरा आ रहा है आई आर एम एस कॉस फाई आ रहा है, और एक कॉस फाई पहले से ही है, एक कॉस फाई पहले से ही मौजूद है। ठीक, तो बेसिक आपको एंगल लीवर रखना है, एंगल लीवर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये क्या होगा कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो रखने के बाद भी दूसरे वाले में कॉस जीरो क्या 1 हो जाता है, तो फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर से cos फाइव रखने के बाद फिर से हमें फॉर्मूला सेम मिला, साइन आरएमएस आई आरएमएस और cos फाइव, फिर से हमें वही फॉर्मूला मिल रहा है, फिर से हमें वही फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक, इससे क्या पता चला, कुछ कंज्यूम ही नहीं हुआ, कुछ कंज्यूम ही नहीं हुआ है, देखिए। ठीक, इसलिए फिर से हमें वही मिल गया, फिर से हमें वही मिल गया। साइन, अगर मैं साइन की बात करूं, साइन की कहां गया, साइन ये है, इसमें और साइन में वो क्या है एंगल 90 डिग्री, कितना है देखिए 90 बन रहा है, ये पूरा 90 बन रहा है। ठीक, इधर बन रहा है पूरा ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, 90 cos 90 कितना हो जाएगा, इसके यहाँ पे क्या आएगा, आई आर एम एस कॉस, आई आर एम एस साइन, कौन आएगा यहाँ पे, साइन आएगा, ये आ गया। ठीक, आई के यहाँ पे, पूरी आई के यहाँ पे ये आ गया, जैसे आप पूरी आई के यहाँ पे ये आ गया। ठीक, अगेन वैल्यू किस पे रखते हैं, दूसरे वाले पे रखते हैं, बाहर वाले पे कॉस कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होता है, तो पूरा कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा, पूरा कंपोनेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इस पूरे साइन वाले कंपोनेंट को, इस पूरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट बोलते हैं। तो याद रखिएगा, वाटलेस करंट क्या होता है, ये होता है आई आर में साइन फाई होता है वाटलेस करंट, इसको एडले भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडले भी बोलते हैं। यहाँ पे करंट पूरा पावर क्या हो गया, जीरो, मतलब पावर जीरो मतलब क्या, वाटलेस, पावर है ही नहीं। ठीक, तो आपका ये होता है क्या, आई में साइन फाइव, साइन वाला जो आपका होता है कंपोनेंट, वो आपका जीरो होता है। ठीक, दिस हैपेंस ओनली इन, ये भी कंडीशन में लगा रखा, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में होता है, जहां फेज एंगल 90 होता है, जहां पे फेज एंगल 90 होगा वहीं पे अप्लाई होगा सिर्फ। ठीक, ये का रिलेशन होता है। ठीक, दैट द पावर इन सर्किट हैज, करंट इन दिस सर्किट हैज नो पावर, कोई पावर नहीं है, जीरो है। इट फ्लो समटाइम्स अलोंग द वोल्टेज, दिस कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये आपका केस होगा क्या, वाटलेस करंट का। आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट होगा क्या है, एवरेज पावर। एवरेज पावर किसमें, एसोसिएटेड विथ रजिस्टर, रजिस्टर में आपका एवरेज पावर कितना आता है, रजिस्टर में आपका एवरेज पावर कितना आता है, ये देखिए। ठीक, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दे रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, डायरेक्ट आपका पावर पूछा है। हाँ देखिए, V इक्वल टू क्या, V नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, तो पता ही है हमें। ठीक, ये तो हमें पता ही है। ठीक, जो वर्क होता है वो होता है पावर इनटू पोटेंशियल, V होता है, सॉरी T होता है, T होता है। ठीक, आगे बताया P क्या होता है, P क्या था हमारे पास, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज यहाँ V से दिखाया है बस, तो वोल्टेज इनटू करंट आ जाएगा इसके यहाँ पे। आई हमारे पास पहले से ही है, आई हमारे पास पहले से ही मौजूद है। इस तरीके से ओपन करेंगे तो इस तरीके से ओपन होगा, ये इस तरीके से ओपन होगा, इस तरीके से दोनों में साइन आ रहा है, साइन क्या, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो में साइन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये कहां से आया, बस ये याद रखिएगा कि सर ये कहां से आ गया। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है, अगर मैथ के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा क्या होता है, ये होता है साइन, तीन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर साइन वाला बता रहा हूँ, ये होता है -2 साइन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, -2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, अगर ये निकालो तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, cos 2 थीटा -1, यहाँ पे कितना आएगा, -2
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक, 2 की तरफ 2 भी इधर आ जाएगा तो क्या डिवाइड में चला जाएगा, 2 भी अब इधर भेज दो क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इस तरीके से तो ये का फॉर्मूला किसका था, कॉस, ये यहां से इस तरीके से वो यहां पे आया था, 2 यहां पे आ गया और इसको यहां पे लिख दिया। ठीक, परेशान नहीं होने का। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या आ गया प्योरली रेजिस्टिव में, प्योरली रेजिस्टिव में फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं, हम रेजिस्टर की एवरेज पावर हमने अभी यहां भी निकाला है, एवरेज पावर हमने यहां भी निकाला है। अभी देखिए एवरेज पावर कहां गया, ये वाला देखिए, एवरेज पावर हमने यहां भी निकाला, पी एवरेज। तो हम यहां पे हमने सिर्फ इंडक्टर का ही क्यों पढ़ा, इंडक्टर और कैपेसिटर का ही क्यों पढ़ा, हमने यहाँ पर रेजिस्टर क्यों नहीं पढ़ा, हमने यहाँ पे कैपेसिटर का पढ़ा, इंडक्टर भी पढ़ा, रेजिस्टर का क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टर में 90 होता ही नहीं, इसलिए 90 वो एंगल होता नहीं, इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं हम। ठीक, कितना है हमारे पास पी एवरेज, तो पी जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास जो पहले आ रहा था, बस यहाँ इस टाइम की जहाँ पे क्या आ रहा है, वी आ रहा है, बस सब कुछ सेम है, वोल्टेज आरएमएस। ठीक, ओपन करेंगे, आपको पता है V क्या होता है, V IR होता है, V इस तरीके से होता है। ओपन करेंगे V के यहाँ तो क्या आ जाएगा, 2V आ जाएगा, आरएमएस इंटू V आरएमएस अपॉन R, ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R हो जाएगा, और R हो जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए ये क्या फॉर्मूला आपका। ठीक, फॉर्मूला हो गया आपका ये। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, एलसी ऑसिलेशन, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, व्हेन अ चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज विद अ नॉन रेजिस्टिव इंडक्टर, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन। आपको पता है कि ऑसिलेशन क्या होता है, कोई चीज को ऑसिलेट करना, मूव अप डाउन करना या मूव करना। ठीक, एलसी नाम है, एल मतलब क्या, इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर। ऐसा यहाँ पे 2 ही बंदे आ रहा है, आपका एल आ रहा है, आपका सी आ रहा है। ठीक, जो भी यहां से चार्ज निकलेगा, ठीक, कब निकलेगा, जब आपका इंडक्टेंस के अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो, उस वक्त जो ऑसिलेशन होगा तो क्या बोलेंगे, एलसी ऑसिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, एलसी ऑसिलेशन बोलेंगे। ठीक, एनर्जी जो शेयर होती है वो इसके अंदर इतनी होती है, और ये वाला आप पढ़ के आए हो, ये वाला पढ़ा चुका हूं आपको मैं, ये वाला एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर कितना होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तीन फार्मूले थे यहाँ पे, एक हाफ सी स्क्वायर भी था, 3-4 फार्मूले थे, आपको यहाँ पे ये वाला यूज किया है। ठीक, इसमें एनर्जी इतनी होगी और इसमें इतनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, याद रखिएगा इस बात को, इन दी फॉर्म क्या, मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में यूज होती है। फिर से बोल रहा हूं, देखिए, कैपेसिटर विद इनिशियल चार्ज क्यू नॉट कनेक्टेड विद आइडियल कनेक्टर, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर इज इतना। ठीक, फिर से बोल रहा हूं, आपका जो इसमें जो होता है एनर्जी वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेव होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें सेव होती है क्या, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर किसमें, इंडक्टर में। आपका इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है और कैपेसिटर में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक, चलिए, एफ देयर इज नो करंट इन दिस सर्किट, द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर इज जीरो। जाहिर सी बात है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंडक्टर की जीरो हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब मेन लास्ट टॉपिक क्या आपका, ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर, याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर होता क्या है, आपने देखा ही होगा अपने आसपास ट्रांसफार्मर, जहां से हमें लाइट आ रही है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ट्रांसफार्मर होता क्या है, ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एसी करंट एट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज में। ठीक, ट्रांसफार्मर ऐसे डिवाइस होते हैं जो किसी एसी करंट को लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या फिर वाइस वर्सा, मतलब क्या,
या हाई से लो भी कन्वर्ट करते हैं, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जो कन्वर्ट करेगा उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, लो से हाई करता है, उसे बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे। ठीक, इसका उल्टा जो करे, जो हाई को लो में कन्वर्ट करे, उसे क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, जो डिक्रीज करता है क्या, इनपुट वोल्टेज को। ठीक है, ठीक। अब देखिए कहा गया, ये होता है स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है आपको, यहाँ तो सेम है, बट जो ये होती है प्राइमरी कॉइल, ये तो सेकेंडरी कॉइल। पी मतलब क्या है यहाँ पे, प्राइमरी कॉइल। पी मतलब यहाँ पे प्राइमरी कॉइल, और एस मतलब क्या है यहाँ पे, सेकेंडरी कॉइल। ठीक, देखिए यहां पे सेकेंडरी कॉइल, इसमें दोनों बराबर है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहां पे कम है। यहां पे क्या है, कम है आपका सेकेंडरी कॉइल। देखिए प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल देखिए, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, पढ़ा चुका हूं कि अगर दो कॉइल रखी हुई है इस तरीके से, तो अगर मैं किसी एक कॉइल में करंट को वेरी करता हूं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर इंड्यूस करंट, दूसरी वाली में इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। यही क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन था। ठीक, क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन था। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। जब प्राइमरी कॉइल, देखिए यहाँ पे ये इससे कनेक्ट है, प्राइमरी से कनेक्ट है, देखिए प्राइमरी से कनेक्ट है, ये प्राइमरी से कनेक्ट है। ठीक, तो प्राइमरी कॉइल में आप करंट को वेरी करते हो, इसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, चलिए इंडक्टिव ईएमएफ या इंडक्टिव करंट इज सेटअप इन अनदर कॉइल या सेकेंडरी कॉइल में। ठीक, क्या होता है, देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक कॉपर का वायर होता है, कॉपर के वायर के ढेर सारे टर्न्स होते हैं, वो इस तरीके से लपेटे हुए होते हैं, इस तरीके से। ठीक, पी को बोलते हैं क्या, प्राइमरी कॉइल, जिसके अंदर करंट जा रहा है। ठीक, और जो दूसरे जिसके अंदर इंड्यूस आ रहा है उसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ईडी करंट ए लिमिटेड कोर इज यूज। ईडी करंट को बताया था मैंने, क्या था, इस तरीके से आता है ईडी करंट, इस तरीके से। ठीक, शीट के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं। करंट कम करने के लिए इनको ये किसी राउंड की जाती है, किसी बेस पे। क्या ना, बेस कहाँ है आपका, ये लेमिनेटेड कोर पे की जाती है। ठीक, और ये कोर होता कौन सा है, ये भी एक नंबर में आता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। इसके दो वजह हैं, दो वजह क्या थी आपका, सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। क्या होती है, परमेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात क्या था, मैंने को पढ़ा था हिस्टेरिसिस कर्व, ये बहुत नैरो होता है, ये बहुत नैरो होता है, किसमें, हिस्टेरिसिस कर्व में, सॉफ्ट आयरन का। ठीक, कोरेस्टिविटी और रिटेंटिविटी दोनों बहुत ही कम होती है, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज होता है। ठीक 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 तो भाई आपका जब फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में प्रोड्यूस होगा क्या, इंड्यूस करंट। कोई दिक्कत नहीं, पता है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। दो टाइप के, देखिए दो टाइप का अरेंजमेंट होता है इस तरह से, पहला ये दूसरा ये। पहले में क्या होगा, कोर में क्या होगा, देखिए कोर टाइप, पहले को बोलते हैं कोर टाइप। इन दिस कोर टाइप प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल आर बाउंड ऑन सेपरेट बेस, दोनों एक सेपरेट बेस पे होते हैं, प्राइमरी यहाँ पे, सेकेंडरी यहाँ पे। ठीक, सेपरेट ऑन डिफरेंट लिम्ब ऑफ कोर एंड लार्जली सराउंडेड बाय द कॉइल्स। जाहिर सी बात है, आजकल जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर जो आ रहे हैं उनके अंदर यही यूज हो रहा है। कौन सा वाला, कोर टाइप वाला, कोर टाइप वाला यूज हो रहा है आजकल मॉडर्न वाले में। ठीक, और इसमें क्या है, शेल टाइप में इसको क्या बोलते हैं, शेल टाइप बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शेल टाइप लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शेल टाइप, शेल टाइप, शेल टाइप ट्रांसफार्मर दूसरा वाला। इसमें क्या होता है दोनों एक दूसरे पे लिंक होती हैं, दोनों एक ही दूसरे पे ज्वाइंट होते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। ठीक, आसपास होती हैं, या दोनों एक ही बेस पे बाउंड होती हैं। इसमें बेस सेपरेट होता है, इसमें दोनों बेस सेम होता है। ठीक, शेल टाइप, शेल टाइप, SHELL। ठीक है भाई, चलिए ठीक, आगे बढ़ रहा हूं। शेल टाइप, इन शेल टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल आर बाउंड ओवर वन एंड अनदर पे होता है, और अनदर होता है। ठीक, कॉइल्स आर वेरी लार्ज सराउंडेड बाय द आयरन कोर। ठीक,
ट्रांसफार्मर आर यूज इन रेडियो में और टीवी ट्रांसमीटर में यूज होता है ट्रांसफार्मर। ठीक, वर्किंग देखिए, जैसे जैसे ही आपका एसी करंट प्राइमरी में पास किया जाता है वैसे ही आपका फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, तो आपका सेकेंडरी में क्या आता है, आपका इंड्यूस करंट आ जाता है, इंड्यूस करंट आ जाता है। अगर लीकेज नहीं है, लीकेज मतलब क्या कि वहां से कुछ कहीं और नहीं जा रहा है, इसी के अंदर सिस्टम के अंदर ही रह रहा है, तो आपको पूरा सिस्टम को क्या रखना पड़ता है, पूरा आपको लिमिटेड करके रखना पड़ता है, इंसुलेट करके रखना पड़ता है, कोई चीज वहां से लीक ना होकर बाहर ना जाए। अगर बाहर चला गया तो आपका करंट वेस्ट हो जाएगा करंट, इसलिए आपको पूरा सील करके रखना, नो लीकेज, पूरा आपको सील करके रखना पड़ता है। ठीक, लीकेज नहीं होना चाहिए। देखिए, अब देखिए आपको मैंने पढ़ाया था क्या, आपको मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ ऑटोमेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ ऑटोमेटिक इंडक्शन क्या था, फ्लक्स चेंज होता है वो इंड्यूस करंट आएगा इस तरीके से। अगर एन नंबर ऑफ टर्न है इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। ठीक, तो आपको ये वन को बोलना है प्राइमरी, टू को बोलना है सेकेंडरी, दोनों फॉर्मूला सेम आया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, रिलेशन देखिए दोनों में रिलेशन आ रहा है दोनों में, ये कैसे लॉट हो जाएगा, ये रिलेशन याद रखिएगा, 5/2/1 इक्वल टू N2/N1, ये रिलेशन याद रखिएगा। किसमें, ट्रांसफार्मर में। नंबर ये एन, कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकंड कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन वन कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ठीक, ये होता है क्या आपका दिस। ठीक, चलिए कहां गया, ये याद रखिए, आउटपुट ईएमएफ अपॉन इनपुट ईएमएफ। ठीक, N2/N1 को बोलते हैं क्या, टर्न रेशियो, क्या बोलते हैं, टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो, याद रखिएगा, देखिए लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, ये देखिए टर्न रेशियो या फिर ट्रांसफार्मर रेशियो, किसको, N2/N1 को, N2/N1 को बोलते हैं। ठीक, देखिए पढ़ते हैं, टर्न रेशियो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल में वो ज्यादा हो एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न जो सेकेंडरी कॉइल है, मतलब ये आपका सेकेंडरी कॉइल हो गई, ये आपकी प्राइमरी कॉइल होगी। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसमें कम है, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा इसमें कम है, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, तो वो जो आपका ट्रांसफार्मर होगा वो स्टेप अप होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे तभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए स्टेप अप में ये ज्यादा ये कम है, तो ये ज्यादा दिख रहा है आपको, ये कम दिख रहा है नंबर ऑफ, इसमें उल्टा, और इसमें ये कम है, इसमें ये ज्यादा है। ठीक, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टर्न जो होते हैं अगर सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी में कम है, तो ट्रांसफार्मर जो होगा वो होगा क्या, स्टेप अप होगा, क्या होगा, स्टेप अप होगा। इसका जो रेशियो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा, N2/N1 क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है इसलिए। ठीक, अगर ईएमएफ भी क्या आएगा, ईएमएफ भी दूसरा वाला पहले से ज्यादा आएगा। ठीक, अगेन अगर स्टेप डाउन होगा तो 1 वाला ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी में ज्यादा होंगे। ठीक, और चीजें उसकी उल्टी हो जाएंगे बिल्कुल, इसमें टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, देखिए लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए, प्राइमरी कॉइल, द प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर स्मॉल फ्लक्स लीकेज बोथ प्राइमरी सेकेंडरी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, प्राइमरी या सेकेंडरी जो पावर होगा दोनों में सेम होगा, पावर जो होगा दोनों में सेम होगा, आइडियल, अगर आपका आइडियल है ट्रांसफार्मर, नो एनर्जी लॉस। आपको पावर क्या होता था, अभी आपने पढ़ा था, पावर होता था क्या, SI into I, अगर इनपुट वाला भी जो जितना इनपुट वाला होगा उतना ही आउटपुट वाला होगा, मतलब जितना आपका प्राइमरी कॉइल में उतना ही सेकेंडरी कॉइल में है, दोनों पावर क्या सेम होता है, आइडियल के लिए। ठीक, देखिए इस तरीके से। फिर नेक्स्ट यहां पे आता है एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ये क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू
100। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्या, एफिशिएंसी। क्या होती है ये, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कि वो कि आपने जितना इनपुट दिया है वो कितना कन्वर्ट हो रहा है। मान लो आपने 100 दिया तो 100 में 100 कवर हो रहा है, या 80 कवर हो रहा है, या 90 कवर हो रहा है, कितना निकल रहा है आपका आउटपुट। ठीक, जितना ज्यादा निकलेगा आउटपुट उतना बोलेंगे कि उतना ज्यादा वो क्या है, एफिशिएंट है, उतना ज्यादा वो एफिशिएंट है। ठीक, देखिए क्या है ये एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक, याद रखिएगा। अब आता है एनर्जी लॉस, कि आपका एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, एनर्जी लॉस देखते हैं। ये मेन रीजन है, कौन कौन मेन रीजन है। कॉपर लॉस, कॉपर लॉस क्या होता है, सम एनर्जी इज लॉस ड्यू टू कॉपर वायर हीटिंग। आगे होता है करंट पास होगा काफी हाई वैल्यू का कॉपर के अंदर, जो कॉपर वाला है ना, इस तरीके से ये कॉपर वायर ही तो है, क्या है ये जो वायर है वो कॉपर का बना हुआ, जाहिर सी बात है। ठीक, कॉपर वायर, देखो आपको पता होना चाहिए जो बेस्ट कनेक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है, एजी होता है, सिल्वर इज द बेस्ट कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए नंबर 2 पे जो आता है वो कॉपर आता है। आजकल तो कॉपर भी नहीं मिलता, क्योंकि कॉपर भी खत्म हो गया है, कॉपर भी खत्म हो गया आजकल। तो आजकल आता है क्या, तो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है एल्युमिनियम। तो आजकल एल्युमिनियम के वायर बनते हैं। ठीक, एल्युमिनियम के वायर बनते हैं। तो कॉपर क्या हो गया, सम एनर्जी इज लॉस, जब पास होगा तो कॉपर हीट होगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो हीट कैसे निकालते, ड्यूस लॉस है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है हीट का लॉस, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, पावर निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, देखिए पावर लॉस ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर होता था। ठीक, चलिए फिर एडी करंट लॉस। हमने कहा था एडी करंट जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है, वो करंट की वैल्यू को क्या मिनिमाइज करेगा, रिड्यूस करता है। ठीक, जो आपका रिड्यूस करंट आता है उसको रिड्यूस करता है। हिस्टैरिसीस कर्व क्या होता है, मैंने आपसे कहा हिस्टैरिसीस कर्व क्या था, इस तरीके से था। The alternating current carries iron core of cycle magnetization demagnetization work done is each cycle is work done। जाहिर सी बात है, हमने कहा यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन हो रहा था। हर एक साइकिल में क्या होगा, आपका लॉस होगा, एनर्जी होगी। हर बार वो मैग्नेटाइज कर रहा है, डिमैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है, डिमैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइज कर डिमैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक, फ्लक्स लीकेज, मतलब अगर कहीं पे कुछ सील नहीं है, ब्रेकेज है, लीक है, तो वहां से आपका फ्लक्स निकल जाएगा। फ्लक्स निकल जाएगा तो आपकी वैल्यू कम आएगी। फ्लक्स क्या होगा, निकल जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, बहुत ही कम आएगी। ठीक, हमिंग साउंड आपने सुना होगा, ट्रांसफार्मर नॉर्मली आप अगर ट्रांसफार्मर के बगल से गुजरे होंगे, करके साउंड आता है, करके वो आता कहां से है, देखिए आपने देखा, ये देखिए ये सॉफ्ट आयरन कोर पे ये वाउंड कर रखी है, लपेटी हुई है। जब ये हाई करंट जाता है तो ये वाइब्रेट करती है अपने इसी पे क्या होता है, इसी पे ये वाइब्रेट करती है इसी पे। ठीक, तो इस वहां से वाइब्रेट साउंड होता है करके। ठीक, जो सॉफ्ट आयरन पे जो वाउंड कर रखा है वहां से वो वाइब्रेट होती है, तो वहां से साउंड आता है उसका। अब साउंड अपने आप में एक एनर्जी है, तो साउंड एनर्जी भी वहां से भी एनर्जी लॉस हो रहा है, वहां से भी एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक, वहां से आपका एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक, हमिंग साउंड, देखिए हमिंग साउंड आता है यहाँ पे। ठीक, इसे बोलते हैं क्या, मैग्नेटो स्ट्रक्शन। ठीक, आपका फिर क्या है, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर यूज क्या कहाँ यूज क्या होता है इसका। ठीक, पहला रेडियो रिसीवर में यूज होता है, लाउड स्पीकर में यूज होता है। ठीक, टीवी रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, पावर सप्लाई। स्टेप डाउन कहाँ भी यूज होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग लार्ज करंट फॉर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। ठीक, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में ये यूज होता है। स्टेप डाउन कहाँ पे होता है, इंडक्शन में यूज होता है, मेल्टिंग। ठीक, फर्नेस के लिए, ट्रांसफार्मर एक्सरे वगैरह में यूज होता है। ठीक, ट्रांसमिशन के लिए भी यूज होता है। ठीक, फिर क्या आपका ये वहां से भी क्वेश्चन आता है कि आपको अगर आपने कहा करंट जो बिजली पैदा होती है पावर प्लांट में पैदा होती है। ठीक, तो आती कहां से ये आती कहां से है, ये आती है पावर प्लांट से। आपके घरों में जो बिजली आती है, तो पावर प्लांट बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहां से ट्रांसमिट किया जाता है, काफी दूर दूर पे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रांसमिट किया जाता है। ठीक, और इतनी दूर तक एनर्जी जाएगी तो लॉस भी होता है, आपका लॉस के चांस बहुत ज्यादा है। देखिए वायर खुले हुए हैं, उस पर हीट हो रही है, हीट भी हो रहा है, लाइट भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। ठीक, कहीं किसी पेड़ से भी पेड़ से के पास से भी जा रहे हैं। ठीक, तो पेड़ भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेता है, तो लॉस हो जाएगा वहां से भी। तो इस लॉस को बचाने के लिए
दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए, करंट को दूर तक ट्रांसमिट करने के लिए क्या करते हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ट्रांसफार्मर इज, आपका वहां पे यूज होता है क्या? ट्रांसफार्मर यूज होता है किस? ट्रांसमिशन के लिए। आपको पावर, बिजली को बहुत दूर भेजना हो, ठीक, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक पावर टू पावर स्टेशन एज फार एज, ठीक। पहला आता है लार्ज लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन केबल है विद रेजिस्टेंस, दैट इज, पता जितना आपका जितना लंबा केबल होगा, आपको पता है कि रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एल पे। लेंथ बढ़ाओगे वायर की, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर वायर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, उतना हीट निकलेगा, उतना हीट निकलेगा, उतना एनर्जी लॉस होगा। दैट इज, पता है अगर आपका लेंथ बढ़ा रहे हो तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका हीट बढ़ेगा, जितना हीट होगा उतना पावर आपका खराब होगा या फिर लॉस होगा, ठीक। दूसरा क्या है? large voltage drop along the line and the voltage distribution will be small than the generating station, ठीक। to carry a large current keep the resistance transmission, जाहिर सी बात है अगर आपको लार्ज दूर तक भेजना है तो आप इसका क्या रखो? लेंथ कम रखो और डायमीटर ज्यादा रखो। क्या रखो? डायमीटर ज्यादा रखो। इससे क्या होगा? ठीक रखो, इससे आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन 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 अब तार में कम कर दिया, तार मोटा कर दिया, तो मोटा तार महंगा आता है, इससे आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट विल बी एक्सट्रीमली हाई, एक्सट्रीमली हाई। तो करें तो करें क्या? पैसे ही बचाने, हमें पैसे ही बचाने, तो करें क्या? दस लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन एट लो वोल्टेज एंड हाई करंट इज नाइदर इफेक्टिव नॉर इकोनॉमिकल, ना ही इफेक्टिव है ना इकोनॉमिकल। मतलब क्या कि पैसे की बचत भी नहीं हो रही यहाँ पे। किस कब? अगर आप लो वोल्टेज है, वोल्टेज पे लो भेज रहे हो और करंट ज्यादा भेज रहे हो, लो वोल्टेज और हाई करंट, तो माना नहीं, वो सही नहीं होता है, ठीक, सही नहीं होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए क्या करते हैं हम? जो सही होता है ट्रांसमिशन के लिए, वो आप करंट को कम रखिए, करंट को क्या रखिए? कम रखिए, और वोल्टेज को ज्यादा रखिए, वोल्टेज को क्या रखिए? ज्यादा रखिए। बोलते नहीं कि यहां से हाई टेंशन वायर जा रहा है, हाई टेंशन, ठीक, और वोल्टेज ज्यादा है, ठीक। आप जहां पे रिसीवर कर रहे हैं वहां पे आपको आपने रिसीव कर लिया, तो आप वोल्टेज को कम भी कर सकते हो बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सिंपल सी बात है, ठीक। पहले आपने कम से ज्यादा किया, फिर ज्यादा से कम कर सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन को यूज करते हुए, ठीक। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द टिपिकल पावर स्टेशन जनरेट इतना किलोवाट, दिस जनरेट इज फर्स्ट एक्सेप्टेड इन दिस बिफोर ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम डिफरेंट दिस, ठीक। तो आपका जो बेस्ट होता है, क्या याद रखिएगा कि जो सुटेबल होता है ट्रांसमिशन के लिए, वो आई कम होना चाहिए, करंट कम होना चाहिए, वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, ठीक। इसे यूज करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हुए। हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका? अपने वोल्टेज कम है, आपको भेजना हाई वोल्टेज पे, तो आपने क्या किया? स्टेप अप यूज किया, बढ़ा लिया इसको। घर में रिसीव करना है तो अपने स्टेप डाउन कर दिया, ठीक। चलिए, अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है क्या? एसी जनरेटर। एसी जनरेटर आपका क्या है? लास्ट टॉपिक है आई थिंक, हाँ लास्ट टॉपिक है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर काम कैसे, जो जनरेटर आता है काम कैसे करता है? देखिए, एसी जनरेटर बेसिकली डायनामो भी बोलते हैं इसको। आपने देखा होगा कहाँ पे, जो क्या नाम है, बेसिकली आपने अगर 9th क्लास में देखा होगा, जो बिजली पैदा होती है वो बेसिकली डायनामो से पैदा होती है। आपको साथ क्या बात कर रहे हैं? देखो, आपने जो पढ़ा होगा टरबाइन का पढ़ा होगा अपना। आप अगर बात करूं आज की थर्मल पावर प्लांट की, जो कोयला जाता है, कोयला करता क्या है? कोयला पानी गर्म करता है। पानी गर्म क्यों करते हैं? वो भाप बनेगा। भाप क्यों बनाते हैं? उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है। आपको पता है स्टीम की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। स्टीम जाके टरबाइन को घुमाती है। स्टीम क्या करती है? टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन कनेक्ट होता है यहाँ पे डायनामो से कनेक्ट होता है। डायनामो कन्वर्ट करता है। टरबाइन घूमने को क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है। आपको डायनामो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक। इसलिए सेम केस वहां भी आता है डैम में। डैम जो होता है, आप डैम में आपका क्या, पानी से ऊपर से नीचे गिर रहा है, बीच में टरबाइन लगा हुआ है। जब पानी पड़ेगा टरबाइन घूमेगी। अब बगल में क्या लगा दिया? डायनामो लगा दिया। वो घूमने वाला जो मैकेनिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट कर किसमें कन्वर्ट देगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, ठीक। ऐसे जनरेटर क्या होता है? जनरेटर इज वन इन विच प्रोड्यूस करंट, ठीक, जिसका इंटरवल हर टाइम में चेंज होता रहता है। प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। प्रिंसिपल क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। इसका ऐसे जनरेटर का, इसी जनरेटर का आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। कॉयल वाला, जब कॉयल से ये पास होगा तो आपका इस तरीके से वो टॉर्क लगेगा। यहाँ पे क्या लगता है? टॉर्क लगेगा तो ये मूव करेगी तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक। इसमें आपको बस कंपोनेंट्स याद रखने हैं। क्या रखने? कंपोनेंट्स याद रखने हैं। एक फील्ड मैग्नेट होता है, एक आर्मेचर होता है, ठीक। आर्मेचर क्या होगा? PQRS। ये PQRS तो क्या बोलना है? आप आर्मेचर बोलना है, ठीक। और क्या होता है हमारे पास? ब्रशेस होते हैं,
ठीक, और सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या है, कॉइल आपका, और वो क्या है आपका, मैग्नेट है। वर्किंग क्या है, जब भी जैसे ही कॉइल रोटेट होगी, ठीक, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस करंट निकलेगा। क्या निकलेगा, इंड्यूस करंट निकलेगा, ठीक, इंड्यूस करंट निकलेगा इस तरीके से। देखिए एन क्या है, एन क्या, नंबर ऑफ टर्न इन दी कॉइल, एरिया क्या, सरफेस एरिया ऑफ ईच टर्न, कौन सा जो अपने बनाया है, ये आपका कॉइल है, ये जो घूम रहा है, ठीक, वो सही से बना दूं अगर तो इस तरीके से, नंबर ऑफ टर्न, ठीक, इस तरीके से। एंगल क्या, एंगल इज अ नॉर्मल, नॉर्मल क्या था, नॉर्मल जो आपका ये सरफेस है इसका नॉर्मल क्या होता है, यहां से होता है ऐसे नॉर्मल, और आपका फील्ड के बीच का डिस्टेंस होता है एंगल, ठीक। वो रोटेट कर रहा है, रोटेशन में क्या आता है, एंगुलर वेलोसिटी आता है। तो कैसे दिखाते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दिखाते हैं ओमेगा से। तो क्या हो जाएगा, फाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाई फ्लक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन बी ए कॉस थीटा या कॉस ओमेगा टी हो जाता है, ठीक। इसको वैल्यू को रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ईएमएफ आता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ हमारे पास जो ईएमएफ आता है, जो इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो आता है कितना, एन बी ए कॉस थीटा, या ये याद रखिएगा, इंड्यूस ईएमएफ कितना हमारे पास, बस कितना आ रहा है हमारे पास, ये एन बी ए ओमेगा आता है, ठीक। करंट क्या होता है, वी अपॉन आर होता है, वी कितना आपने वैल्यू रखा तो क्या आ गया हमारे पास, सेम फिर से वही आ गया, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हमारे पास फिर से आ गया, ठीक। ये किसकी बात हो गई, आपका एसी जनरेटर की बात हो गई, एसी जनरेटर की बात हो गई। एडवांटेज देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, बच्चे में याद करेगा, यहाँ पे देख लीजिए, एसी क्या होता है, इसी इकोनॉमिकल होता है, ठीक। इसी में आप स्टेप डाउन आसानी से करते हैं, तो डीसी में आप डीसी कांस्टेंट होता है, डीसी को आप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक। अल्टरनेटिव करंट कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूस, अगर आपको एसी करंट कम करना है तो आप नंबर ऑफ कॉइल कम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये आप दूर काफी, तो आपको दूर भेजना है करंट तो आप एसी से ही भेज सकते हो, डीसी से आप नहीं भेज सकते हैं, ठीक। एसी कैन बी कन्वर्ट इनटू डीसी बाय रेक्टिफायर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एसी को आप डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, देखिए यहाँ पे एक टर्म आता है, लिख देता हूं मैं आपको, एक टर्म आता है, देखिए एसी ऐसे होता है, ऐसे, ये क्या है, एसी है, ठीक। जब एसी को मैं ऐसे कर दूं, इसको ऊपर कर दूं पलट के, ये भी ऐसे आ गया, ये तो ऐसे था, फिर इसको ऊपर कर दूं, इसको इसको बोलते हैं फुल रेक्टिफिकेशन, फुल रेक्टिफिकेशन, ठीक। तो ये जो एसी था वो अब डीसी में कन्वर्ट हो गया, किसमें हो गया, डीसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो एसी को पूरी तरीके से डीसी कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया तो क्या बोलेंगे, फुल। और ये आधा कन्वर्ट हुआ तो, ऊपर वाला से कन्वर्ट हुआ तो ऐसे, ये नहीं हुआ, ये हटा दिया ऐसे, फिर गैप है, फिर ऐसे, तो बोलते हैं क्या, हाफ रेक्टिफिकेशन, क्या बोलते हैं, हाफ रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, हाफ रेक्टिफिकेशन, ठीक, याद रखिएगा इस बात को। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है रेक्टिफिकेशन करने के, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक। फिर क्या, एसी मशीन आर सिंपली यूज्ड फॉर रिक्वायर लो अटेंशन। जाहिर सी बात, डिसएडवांटेज क्या है कि पीक वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, पीक वैल्यू जब वायर जाता है बहुत ज्यादा हाई होती है, वो आपको कोई भी तार की चपेट में आ सकता है, वायर की चपेट में, ठीक। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह में यूज नहीं हो सकती है। और एसी जो है टर्मिनेट मोर द सरफेस ऑफ द कनेक्टर, ठीक। कभी कभी जो एसी करंट होता है बोलते हैं करंट उतर आया है, तो बोलते हैं तो कनेक्टर के सरफेस से भी करंट कभी कभी आ जाता है, जो बहुत डेंजर होता है। इसलिए जो आपका वायर होता है उसका इंसुलेशन, यानी उसके ऊपर कवर होना बहुत जरूरी होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक। इसे क्या बोलते हैं, जब उसके सरफेस पे आता है उसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो गया, एसी जनरेटर। यहाँ पे अब आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक। कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे आपका लास्ट जो टॉपिक बच रहा है, फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, क्लास 12 का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे कल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ये आपके साथ टॉपिक पूरा खत्म होगा। लास्ट छोटा सा टॉपिक कल, वो छोटा सही रहेगा, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा वो, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूं।